हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनडायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे न्यू कंसेप्ट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉ बैक। नाम से पता चलेगा ड्यूटी ड्रॉ बैक। जैसे आपने ये सुना रहेगा विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब क्या हुआ? लेना, निकालना, बराबर है। ड्यूटी ड्रॉ बैक का मतलब होगा कि आपने जो ड्यूटी पे किया है, ड्यूटी किधर तो सुना है फर्स्ट लेक्चर में बताया टाइप्स ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी इज इक्विवेलेंट टू टैक्स। जो आपने जब गुड्स इंपोर्ट किया था तब आपने पे किया रहेगा, और जब आपने वो ड्यूटी पे किया है तो अब आपका टाइम आ गया वो ड्यूटी को ड्रॉबैक करना, मतलब निकाल लेना। तो सर पे क्यों किया था जब ड्रॉबैक करना है? तो इधर रूल कहता है कि कोई भी ड्यूटी जब आप पे करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको कंसेशन दिया जाएगा कि भाई इसने तो अपने देश के भले के लिए काम किया है यार, इसने जो गुड्स बनाया वो इसीलिए मंगाए थे, तो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक कर देते हैं, है कि नहीं प्रशांत? तो पे ही नहीं करने का जब ड्यूटी ड्रॉबैक करना है, बराबर है। तो देखो जरा मीनिंग देख के देख क्या है मीनिंग ऑफ ड्रॉबैक। मीनिंग ऑफ ड्रॉबैक क्या है भाई? सेक्शन 74 एंड सेट, दो मीनिंग है इसका। 74 कहता है ड्रॉबैक्स आर अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, ड्रॉबैक्स ऑन मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है कि जब आप ड्यूटी पे करते हो तो आप वापस से विड्रॉ कर सकते हो, बट कब और किस कैटेगरी में? तो सेक्शन 74 कहता है ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड फॉर गुड्स। क्या हो गया मैडम, आपको बहुत हंसी आई प्रशांत को लेके? होता है, प्रशांत की उम्र में इट्स नॉर्मल। आकाश ध्यान देते बेटा, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, जानवी गुड्स इंपोर्ट करते हो और वो इंपोर्ट करके वापस इसे री एक्सपोर्ट करने वाले, तो इंपोर्ट करने के टाइम पे आपने ड्यूटी पे किया रहेगा। जब आपने उसको री इम्पोर्ट किया है, मतलब आप उसे वापस एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो उसके बाद आप क्या क्लेम कर सकते हो? ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपने कोई मटेरियल यूज किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, मतलब आपने कोई बाहर से मटेरियल मंगाया है और उसको हमने ऐसे गुड्स में यूज किया है जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी पे किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ड्रॉबैक में आ जाएगा। ड्रॉबैक मतलब आपको वापस से रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इट इज क्लियर इवन दैट drawback in relation of any goods exported out of India means refund of duty or taxes or cess as referred to the Custom Tariff Act 1975 and paid on importation of such goods in term of section 74 of Custom Tariff Act। मतलब क्लियरली उसने बोला है ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, मतलब मीन्स रिफंड ऑफ ड्यूटी। सिंपल भाषा क्या है? रिफंड ऑफ ड्यूटी। जो भी ड्यूटी पे किया है वो आपको रिफंड होगा। कौन से कैटेगरी में? ओनली इफ मैन्युफैक्चर, मतलब वो गुड्स हमने लाया, यूज नहीं किया, उसे एक्सपोर्ट किया, मतलब हो सकता है कुछ चेंजेस करने का, तो हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया है, तो हमको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। और इधर क्या है? ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स, द रिबेट ऑफ ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, सिंपल, excluding IGST levied under section 3 subsection 7 and the compensation cess levied under section 3 subsection 9 of custom tariff act। मतलब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? तो जो भी आपने ड्यूटी पे किया है उसके अंदर IGST और सेस वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया है उसी का आपको क्या मिलने वाला है? रिफंड मिलने वाला है। ओनली इफ दैट गुड्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। अगर आप वो गुड्स ला रहे हो बट वो आप ही इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचने वाले हो, तो उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है। बट वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ और उसको आप एक्सपोर्ट करने वाले, इंडिया में यूज भी नहीं करने वाले हो, तो ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। और ये सेक्शन 75 है और सेक्शन 74 है। ठीक है क्या? पक्का समझा? एनी डाउट टिल हियर? 100%। अब आगे बढ़ते, देखते क्या दिया है। ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ द ड्यूटी पेड गुड्स, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया था। ड्रॉबैक ओनली ऑन द ड्यूटी पेड इंपोर्टेड गुड्स, मतलब जो गुड्स इंपोर्ट किया गया है उस पर जो ड्यूटी पे किया है उसी का आपको क्या मिलेगा? ड्रॉबैक मिलेगा, बाकी किसी के ऊपर ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओनली इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन इंपोर्टेशन आर एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक।
मतलब इंपोर्ट करोगे जो ड्यूटी भरा उसी का आपको ड्रॉबैक मिलेगा, बाकी किसी चीज़ का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, IGST CGST कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ड्रॉबैक इज अलाउड इक्वल टू 98% ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी, 100% नहीं, कितना मिल सकता है 98%, मैक्सिमम है, लिमिट है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं क्लेम कर सकते हो, ठीक है क्या। आगे 98% ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी पेड इज अलाउड एज अ ड्रॉबैक इन केस ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, मतलब आपको उसको यूज नहीं करना है और आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो ही आपको कितना परसेंट मिल सकता है, 98%। In case goods are taken into use, then the export duty drawback shall be allowed at a notified rate under section 74 subsection 2 having regard to the duration of the use, the depreciation in the value or other relevant circumstances। मतलब क्या बोला है, अगर आपने प्रोडक्ट को बिना यूज करके बेच दिया तो ड्रॉबैक कितना परसेंट मिलेगा, 98। लेकिन आपने उसको यूज किया है और फिर एक्सपोर्ट किया है तो जो भी रेट रहेगा, जितना मंथ आपने यूज किया उसके हिसाब से रेट डिसाइड किया जाएगा और उसने हिसाब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। सर हमको कैसे समझेगा, तो उसको समझाने के लिए सिराज सर आए हैं, वो आपको समझाएंगे। अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, सबसे पहला, नो ड्रॉबैक ऑन सर्टन गुड्स बीइंग यूज्ड आफ्टर इंपोर्टेशन। अभी फॉर एग्जांपल प्रशांत ने बोला कि भाई चलो कुछ अच्छा आउटफिट मंगाता हूं मैं बाहर से, इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद उसने उसको यूज कर लिया और बाद में बोला नहीं यार मजा नहीं आया और उसने उस चीज को वापस भेज दिया, तो गवर्नमेंट को बोलेगा, एक गवर्नमेंट तूने मेरे को बोला था मैं गुड्स इंपोर्ट करेगा और तू एक्सपोर्ट करेगा, तू मेरे पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट का ए पागल प्रशांत जाग, मैंने तेरे को बोला क्या है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। इट इज वेयरिंग ऑफ अप्रैल, अप्रैल मतलब कपड़े, अगर आपने कोई गुड्स मंगाया आपके यूज के लिए और यूज करने के बाद आपको पसंद नहीं, आपने वापस कर दिया, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला है। नो ड्रॉबैक ऑन द सर्टेन गुड्स। टी चेस्ट जो बोल सकते हैं आप, रॉ नहीं, पक्का टी रहता है ना, मतलब मैन्युफैक्चर टी बोल सकते हो, रेडीमेड टी बोल सकते हो, अगर वो लाए यूज किया और वापस मजा नहीं आया चाय में, वापस करो वापस करो वापस करो, तो उसके ऊपर भी आपको क्या होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक कप चाय बनाया, बाकी बोला भाई मजा नहीं आ रहा, इसको वापस रिफंड करेंगे, नहीं, यूज हो गया ना, समझ में आया, तो इसके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। फिर सिनेमेटोग्राफी फिल्म पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेंसर, फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरेज, पेपर्स, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें आप जब मंगाते हो बाहर से तो ये आप यूज़ करते हो, तभी आपको लगता है कि भाई इसका वैल्यू नहीं है, तब आप उसको वापस से एक्सपोर्ट कर देते हो, तो आपको इसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, फिर वो आधे दिन के लिए भी क्यों ना हो, समझ में आया। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर वो गुड्स नॉट फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज नहीं है, इधर क्या था पर्सनल यूज के लिए था, बट वो पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए नहीं है, तो देखा जाएगा कितने महीने के बाद वो चीज को आप रिटर्न करवा रहे हो, एक्सपोर्ट करवा रहे हो। पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द होम कंजम्पशन एंड द डेट व्हेन गुड्स वेयर प्लेस्ड अंडर द कस्टम कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट। अगर वो नॉट मोर देन 3 मंथ्स है, अगर वो 3 महीने से कम के अंदर वापस से भेज दिया गया है, कितना परसेंट ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, 95%। तो 98 बोला था आपने, 98 किसके लिए, बिना यूज का गुड्स एक्सपोर्ट हो गया 98, लेकिन वो यूज करने के बाद बेचा, कितना 3 महीना यूज किया ना आपने, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो कितना परसेंट, 3 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ से कम, कितना परसेंट। हाँ डाउट है आपको, बोलो ना। वो पर्सनल यूज वाला नहीं है, हाँ ये पर्सनल यूज वाला है, आपके यूज के लिए हो गया, आपने वो आधे महीने के बाद भी वापस कर दिया तो भी नो कस्टम ड्यूटी, लेकिन इधर ये यूज हो रहा है बट पर्सनल यूज के लिए नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए मैंने उसको यूज किया है और फिर उसको बेचा है, तो सर वो मतलब उसी कंट्री में रिटर्न, अब वो किधर भी एक्सपोर्ट करो ना आप। अच्छा सेम, हाँ और सर वो जो मतलब बिना कुछ यूज किए आप लोग जो बेचते हो वो मतलब उसी कंट्री में होता है कि दूसरे कंट्री, कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करो आप, अच्छा वो भी राइट, यस ठीक है। 3 मंथ से कम है तो 95, 3 और 6 मंथ में तो 85, ये याद रखना पड़ेगा, 95, 85, 75, 95, 85, 75, 70, 65, 5, देखो पहले में 10% है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, ये क्वार्टर जैसा याद रखो, क्वार्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का गैप है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स।
पहले 9 मंथ्स तक 10-10%, 95, 85, 75, फिर 12 महीने में आ गया तो 70, फिर 5% कम 65, फिर 5% कम 60। समझ में आया? तो पहले 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ में कितना परसेंट? 10-10%, 95, 85, 75, सिंपल याद हो जाएगा। फिर अभी कितने मंथ्स हो गए? 9, अभी 9 से 12 मंथ्स में जाएंगे तो 70 था, तो अभी 5% कम करो, 75 का 5% मतलब 70 हो जाएगा, फिर 5% कम करो 65, फिर 5% कम करो, मैक्सिमम 18 मंथ तक दिया गया है आपको। 18 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको कस्टम ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 18 मंथ से ज़्यादा हो गया मतलब 1 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, तो आपको कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं क्लेम किया जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते, ये तो गुड्स हो गया। अभी कभी गाड़ी भी, सर गाड़ी तो पर्सनल यूज़ के लिए होता है, मोटर कार ज़रूरी नहीं है कि मोटर कार पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकता है, फॉर प्राइवेट यूज़ भी होगा, ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है मैंने गुड्स लाया, गाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस किया, वापस एक्सपोर्ट किया, या तो गुड्स लाया, गाड़ी लाया, यूज़ किया, मज़ा नहीं आया, बेच दिया। ये और ये थोड़ा अलग है, ये फिक्स असेट कैटेगरी में आ जाता है, ये फिक्स असेट में नहीं आता है, बेसिक नेसेसिटीज़ है ये, बट ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, तो दोनों का फर्क है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स फॉर प्राइवेट यूज़। यहाँ पे क्या प्राइवेट यूज़ नहीं था, बट यहाँ पे गुड्स या मोटर कार पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखा जाएगा कि आप जो गुड्स यूज़ कर रहे हो वो कब रिफंड कर रहे हो। फर्स्ट ईयर, एवरी क्वार्टर, पर और पार्ट देयर ऑफ। फर्स्ट ईयर में मतलब 1 साल के अंदर ही 3-3 महीने का गैप है, क्वार्टरली ना। मशीन मैंने गुड्स मशीन लाया मतलब मैंने कार लाया, 1 साल के अंदर 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो हर क्वार्टर पे कितना परसेंट का ड्यूटी मिलेगा आपको? 4%। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट मिलेगा? 4%। सेकेंड ईयर में तो कितना परसेंट मिलेगा एवरी क्वार्टर के लिए? 3%। थर्ड ईयर में तो कितना परसेंट मिलेगा? 2.5, 4, 3, 2.5। लेकिन अगर ये फोर्थ ईयर में आया तो एवरी क्वार्टर पे, एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर आउट पे कितना परसेंट मिलेगा? 29%। क्लियर है? यस, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो आप। समझ में आया? यहाँ पे दिया है रिडक्शन फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी पे कितना परसेंट कम हो जाएगा? 4% कम हो जाएगा, 3% कम हो जाएगा, 2.5% कम हो जाएगा, 29% कम हो जाएगा। मतलब जब आप क्लेम करने जाओगे ना तो आपको हर क्वार्टर पे पहले 3 मंथ में 4% कम होकर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 6 महीने में 4 + 4 कितना हो गया? 8% कम करके मिला। एवरी क्वार्टर बोला है, बात समझ में आ रहा है? इधर भी एवरी क्वार्टर, इधर भी एवरी क्वार्टर, इधर भी एवरी क्वार्टर। पहले साल में हर 3-3 महीने में 4-4% कम होएगा आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक में, दूसरे साल में हर 3-3 महीने में 3-3% कम होगा, तीसरे साल में हर 3-3 मंथ में 2.5% कम होगा, फोर्थ ईयर में जाओगे तो 29% डायरेक्टली कम हो जाएगा। समझ में आया? मतलब आप ड्रॉबैक क्लेम करने जाओगे तो आपको इस सीक्वेंस में मिलने वाला है सम, और सम इसी कैटेगरीज के आएंगे। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है समझ में आ गया। चलिए देखते कोई सम है। अच्छा, इंटरेस्ट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉबैक है तो इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट सेक्शन 75 का लिया है मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक एंड प्रोहिबिशन और रूल रेगुलेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। जरा देखना यहाँ पे क्या दिया है। एनी ड्रॉबैक पेबल टू अ क्लेमेंट अंडर सेक्शन 74 और 75 इज नॉट पेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अभी क्या करो जरा ध्यान दो। आपने अभी देखा ड्रॉबैक क्या है, 2 सेक्शन में होता है, 74 और 75 में होता है। 74 किसके लिए? गुड्स इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने के लिए, और 75 क्या है? मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो सामने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब मेरा पैसा दे ना, ड्रॉबैक का पैसा दे। गवर्नमेंट देता हो ना, देता हो ना, देता हो ना, देता हो, दिया नहीं। एनी ड्रॉबैक पेबल टू द क्लेमेंट अंडर सेक्शन 74-75 इज नॉट पेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अभी स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कितना है? अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड द इंटरेस्ट इज 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम। मतलब आपको कितने महीने का टाइम दिया गया है? 1 महीने के अंदर आपका ड्रॉबैक पे हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगा। हम यही बात कर रहे हैं। इधर ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट, सेकेंड पार्ट पे जा रहा हूं। ड्रॉबैक हैज बीन पेड, ड्रॉबैक दे दिया, लेकिन एररलेस, मतलब एररलेस हो गया है। देना था 750, दे दिया 570।
देना था 500, दे दिया 5000, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट errors or it become a claimant erroneous or it become otherwise recoverable under this act rule made by thereunder। मतलब इधर क्लियर है, अगर कुछ गलती से ड्रॉबैक ज्यादा दे दिया या कम दे दिया है तो इस केस में आपको कितने मंथ्स का टाइम दिया गया है, 2 मंथ्स। इधर कितना मंथ्स है, ड्रॉबैक 1 महीने के अंदर दे दो भाई, नहीं दोगे तो ब्याज चार्ज होगा। और अगर आपने गलती से उनका पेमेंट ज्यादा कर दिया या कम कर दिया है तो आपको गलती सुधारने का कितना टाइम दिया गया है, 2 मंथ। 2 मंथ में गलती सुधार लो, नहीं तो फिर ब्याज आपको भी चार्ज किया जाएगा जो आपको गवर्नमेंट देगी, अब वो ज़्यादा हो या कम हो। क्लियर है, ज़्यादा तो होगा नहीं, कम ही होगा तभी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, रेट कितना परसेंट है, तो इट इज 6% ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक रिमेनिंग अनपेड टू द क्लेमेंट। यहाँ पे कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा, 6%। और यहाँ पे कितना चार्ज किया जाएगा, ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक एरर पेड टू द गवर्नमेंट, कितना परसेंट है, 15%। एरर है तो 15%, और अगर नहीं पे किया है तो 6%। ये दोनों चीज़ आपको समझना है और कुछ भी नहीं है। ओके, सम्स इसी कैटेगरीज के आने वाले हैं, 15% और 6% आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए देखते हैं सम क्या दिया गया है। Answer the following with reference to the provision of Custom Act 1962 and the rule made thereunder. Mr. X filed a claim, ध्यान देना, X ने क्लेम फाइल किया फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू Z रुपीज 1,50,000 on 30th of July 2017, but the amount was received on 29th October 2017. You are required to calculate the amount of interest payable to Mr. X on amount of duty drawback claim. इस बंदे ने कस्टम में कितने का ड्यूटी क्लेम किया है, 1.5 लाख रुपए का। बोला कौन से तारीख को क्लेम किया था, 30 जुलाई को, बट इसका पेमेंट कब आया, 29 अक्टूबर को। भाई जब क्लेम करोगे उसके 1 महीने के अंदर आपको पैसा दे देना चाहिए, तो जुलाई से 1 महीना क्या आएगा, अगस्त होगा, बट अगस्त को नहीं, सितंबर अक्टूबर आ रहा है, 2 महीने के बाद वो पेमेंट कर रहा है ना, तो अपने को 2 महीने का क्या मिलेगा, ब्याज। कितना परसेंट मिलेगा ब्याज, 6%। एरर थोड़ी है ये। तो यहाँ पे आ जाएंगे, डेट ऑफ फाइलिंग और ड्रॉबैक था 30, स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जुलाई से लेके 1 महीना ऐड करेंगे तो 31 अक्टूबर होता है। 30 जुलाई से 1 महीना मतलब 31 अक्टूबर हुआ ना, तो इस तारीख तक ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाना चाहिए था, बट उसने पेमेंट कौन से तारीख को किया, 29 अक्टूबर को किया, है ना। तो 31 अक्टूबर से 29 अक्टूबर कितने डेज होते हैं, 2 मंथ्स, यानी कि 60 डेज होते हैं। कितना परसेंट चार्ज करेगा, 6%। तो 1.5 लाख का 6% कितने मंथ्स के लिए, 60 डेज के लिए। 60 डिवाइड बाय 365, या तो 2 डिवाइड बाय 12, 2 डिवाइड बाय 12 करोगे तो भी आपको अप्रॉक्स यही आंसर आएगा, 1,50,000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करके चेक करो, आपको अप्रॉक्सीमेट यही आंसर रहेगा, है ना प्रशांत। अलग आया, कितना पॉइंट में फर्क आया, 1500 आया, 79 है, ठीक है, 20 रुपया ज़्यादा दे दिया मैंने, जा ठीक है क्या, क्लियर है। यहाँ पे दिखा, सिंस द क्लेम ऑफ द ड्यूटी इज नॉट पेड टू द क्लेमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इंटरेस्ट एट द रेट 6% विल बी चार्ज। जो नोट मैंने दिया था वही है, क्लियर है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते क्या है। एक्स वॉज, अभी यहाँ पे एररलेस आ गया है, refund a sum of rupees 20,000 in exceed of the actual drawback on 20th June 2017. The same was demanded by the department on 14th October 2000 August 2017. मैंने कौन से तारीख को फाइल किया था, 20 जून, जुलाई, अगस्त में डिपार्टमेंट ने मेरे से कुछ बात किया है, एंड द सेम वॉज रिटर्न टू द डिपार्टमेंट ऑन 20 अक्टूबर को हुआ। रिटर्न कब हुआ, 20 अक्टूबर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल टू मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड द ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर। चलिए कोई नहीं, ड्रॉबैक कौन से तारीख का था, 20 जून का था। डेट ऑफ पेमेंट फॉर द असेसी, हमने कौन सी तारीख को उसको पेमेंट किया है, 20 अक्टूबर को। जून में था, अक्टूबर को उसने हमको पेमेंट किया है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डिले, 21 जून से लेके 20 अक्टूबर तक कितना दिन हो गया, 122 दिन हो गया।
कैसे सर 21 जून क्यों लिया आपने? 20 था, छोड़ दिया। 21 जून से 20 अक्टूबर तक कितने डेज होते हैं काउंट करो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, देख लो। आजा भाई, हाँ चलिए ठीक है, देख लो। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बराबर है। जून 20 तारीख था, तो 20 को तो छोड़ दो। जून में कितने दिन होते हैं? 31। जून 30 का होता है ना, जून 30 का होता है, 30 का होता है, तो 20 तारीख तो निकल गया, तो कितना दिन बचा जून में? 10 दिन, जून का 10 दिन। जुलाई पूरा 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कौन सा तारीख है? 20 तारीख है, अक्टूबर का 20 तारीख है ना। चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 10 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20 करो कितना आ रहा है? 122 दिन आ रहा है। तो ये 122 डेज समझ में आ गया कैसे आया? मैं बता रहा हूं ना, इस बंदे ने क्या विद इन 2 मंथ्स पे किया क्या? इसने पेमेंट कौन सी तारीख को किया? 20 अक्टूबर को किया। जब इसने 20 अक्टूबर को किया, मतलब विद इन 2 मंथ्स नहीं किया है, तो इसको डेट जिस दिन था उस तारीख से लेके जब वो दे रहा तब तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, क्योंकि इसके बाद तो उसने दे दिया ना पेमेंट। 20 तारीख को उसने पेमेंट कर दिया ना, तो हम इंटरेस्ट कौन से तारीख का चार्ज करेंगे? 20 जून से लेके 20 अक्टूबर तक का। हम 14 तारीख को गए डिपार्टमेंट से बात करने के लिए, बोला हाँ मैं आपको 20 तारीख को देता हूँ। तो उसने कब पेमेंट किया? 20 अक्टूबर को पे किया ना। तो हमने 2 महीने का उसको टाइम दिया था, बट उसने 2 महीने के अंदर पे किया क्या मुझे? अगर वो 2 महीने के अंदर पे कर देता तो मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, क्योंकि उसने 2 महीने से ज़्यादा टाइम लिया है। तो जिस तारीख को मैंने फाइल किया था, मेरा रिटर्न पेमेंट का एरर हुआ था, उस तारीख से लेके जिस तारीख को मुझे पेमेंट मिल रहा है उसमें जितने डेज होंगे उतने डेज का ब्याज चार्ज होगा। जैसे पिछले सब में 1 महीने के बाद लिया, एरर में वैसा नहीं आएगा। एरर में जिस तारीख को आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया है उस तारीख से लेके जिस तारीख को आपको पेमेंट मिल रहा है उतने डेज का ब्याज चार्ज करेंगे। वो टाइम का है। यस, एरर है ना ये, इसके लिए। समझा अभी? तो यहाँ पे हमने 20 जून से लेके 20 तारीख को छोड़ दिया, तो इसके जून के कितने दिन बच गए? 10 दिन बच गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा ले लिया, तो 122 डेज। कितना परसेंट चार्ज किया मैंने? 15%। तो जरा कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे 20,000 है, 20,000 पे 122 डिवाइड बाई 365 इंटू 15% कैलकुलेट कर लो। आ गया इंटरेस्ट? समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियरली बोला है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है per annum for the period being from the date of payment of such drawback to the claimant till the date of recovery of such drawback। स्पेसिफाई किया है मैंने, क्या किया है? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या था भाई मेरा? इस तारीख का था। इस तारीख को तुमने मेरे को पेमेंट देने की बात की थी, कौन सा? तो भाई 20 जून को तुमने देने की बात किया था। 2 महीने का तेरे को टाइम दिया, फिर भी तूने मुझे दिया नहीं, तो आप 20 तारीख से लेके जब तू मुझे देने वाला उतने दिन का मैं ब्याज चार्ज करूंगा, क्योंकि एरर जिस दिन हुआ उसी दिन प्रॉब्लम हुआ ना, उस दिन से मेरे पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं ब्याज उस तारीख से लेके जिस दिन मुझे रिकवर हो उस तारीख तक कैलकुलेट करूंगा। क्लियर हुआ अभी? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल ऑन एन एक्सपोर्टर इन द फॉलोइंग केस ऑफ डिले। पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एज पर द कस्टम एक्ट फॉर द क्लेमेंट वाज विद 30 जून 2020 फॉर रुपीज 80,000 एंड वाज सेटल ऑन 15 सितंबर 2020। देखो यहाँ पे क्या दिया है? पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक अपने कस्टमर ने कितने तारीख को पेमेंट का बात किया था? 30 जून को। कितने का? 80,000 का। एंड द पेमेंट सेटल कब हुआ मेरा? 15 सितंबर को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बाद सेटलमेंट हुआ है मेरा। एरर है क्या ये? नहीं। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द एक्सपोर्टर अंडर कस्टम एक्ट 1962 इन केस द रिकवरी ऑफ 10,000 पेड। एरर भी दिया है 3 जुलाई को 20। The demand of recovery was issued on 5th September and the exporter paid back the amount on 3rd November। यहाँ पे नॉर्मल केस भी है और एरर का केस भी है सम के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। कंडीशन नंबर 1 में एनी ड्रॉबैक पेबल टू द क्लेमेंट अंडर सेक्शन 74-75 टू द कस्टम एक्ट
इज नॉट विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज 1 मंथ, कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा? 6% इंटरेस्ट पर एनम इज चार्ज। अब जरा ध्यान दो, 30 जून से लेके एक महीना करेंगे तो 31 जुलाई हो जाएगा, जून का जुलाई। अब जुलाई के बाद इसको पेमेंट कब किया मैंने? 15 सितंबर को। हाँ, तो जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त सितंबर, तो अगस्त के कितने दिन? 31 डेज। सितंबर का कितना? 15 दिन। हाँ या नहीं? अरे समझा? चलिए देखते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अगस्त का 31 प्लस 15 और ये 30 जून था ना, तो एक महीना तो एक दिन, तो ये कितना हो गया देखो तुम्हारा? 46 डेज, 46 होगा ना, 15 दिन था ना, 15 प्लस एक दिन जुलाई का ऐड करा ना मैं, ये 30 जून से 30 जुलाई एक महीना होगा, जुलाई का एक दिन काउंट किया है लोग ने, इसके लिए 47 डेज लिखा है। तुम 46 डेज का भी कैलकुलेट करोगे तो भी हिसाब वही आने वाला है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है क्या? 46 का भी कैलकुलेट करोगे तो भी इंटरेस्ट यही आएगा, 46 डिवाइड बाय 365। ये हो गया तुम्हारा किस चीज का? ड्यूटी ड्रॉबैक का। ये समझा आपको? अब 15 सितंबर को ये मुझे पैसा देने की बात कर रहा है, 15 सितंबर को देने की बात किया, बट इधर एरर आ गया। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल विद द एक्सपोर्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी इन द केस द रिकवरी ऑफ 10,000 पेड एररली ऑन 3 जुलाई। जून था, जुलाई में उसने पेमेंट किया मुझे, कितने का एरर हुआ था? 10,000 का। डिमांड एंड रिकवरी कौन से तारीख हुआ? 5 सितंबर को। क्या 2 महीने के अंदर हुआ क्या? नहीं, 2 महीने से ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, तो 10,000 यहां पे आता हूं, 10,000 कितना परसेंट? 15%। कितने दिन के लिए? 123 डेज के लिए। सर कैसे 123 डेज? आप कैलकुलेट कर दो। चलो कौन सा तारीख था वो? 3 जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते? 31 डेज होते। 31 में से 3 निकाल दो, 31 में से 3 निकाल दो, कितना? 27 दिन, 28। ये भाई जुलाई 28, अगस्त, सितंबर कौन से तारीख को दिया? 5। 28 प्लस 31 प्लस 5 करो, 64 प्लस हमारा फाइलिंग कौन सी तारीख को था? जून में था ना, तो हम 3rd से लेंगे क्या जून से लेंगे? जून से लेंगे ना, मैंने खाली इधर आपको काउंट करने के लिए दे दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पे तो जून फिर जुलाई आएगा, और जून का कितना दिन? 30, ये 28 डेज नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा 31 डेज ही आएगा फिर। अरे समझा क्या बोला मैंने? ऐड करो कितना आ रहा है देखो, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस जुलाई में कौन सा तारीख है भाई? 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। अभी टोटल करो कितना आ रहा है? अच्छा नवंबर तक है क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए। ओ एक मिनट ना बेटा, ओके। हाँ इधर क्वेश्चन में दिया था ना, नवंबर 3 तारीख को पेमेंट हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। एक्चुअल में फाइलिंग रिटर्न अब 30 से काउंट किया जाएगा। कौन सा तारीख को किया जाएगा पेबल? 3 जुलाई से लेके कब तक चला जाएगा? नवंबर तक। तो जुलाई के कितने दिन थे? 28 ही थे। अगस्त का कितना? 31। सितंबर पूरा 30, सितंबर पूरा 30 लिया जाएगा। अक्टूबर 31, नवंबर का कितना दिन है? 3। करो टोटल, अब कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है? 8 9 10, 123 दिन। चलिए 123 डेज आ रहा है, 123 डेज आ रहा है। क्लियर है क्या? समझा? अगर ये नवंबर नहीं लिया देता तो मैं 5 सितंबर को क्लेम होता, तो मैं 30 जून से ही कैलकुलेट करता। मैंने ध्यान में पढ़ा नहीं था, इसके लिए मैंने मिस्टेक किया। 28 से लेके नवंबर तक किया। समझ में आया? तो कितने दिन हो गए? 123 डेज हो गए, डिवाइड बाय 365, तो 10,000 इंटू 15%, 123 डिवाइड बाय 365। क्लियर है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? पक्का डन है यहाँ तक? हाँ जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एनी अलाउड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड द रूल मेड देयर अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अलग अलग केसेस, दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। हेमा लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹80,000 FOB वैल्यू है। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सच एक्सपोर्ट गुड्स इज 8%. High Value Limited exported 1,000 kgs of the goods of FOB value 1,50,000.
Rate of duty drawback on such export is 50 per kg. Market price of the goods is 48,000 in wholesale market. अपने को क्या कैलकुलेट करने बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. अब ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट कब होता है? अगर मैंने कोई गुड्स लाया विदाउट यूज अगर वापस कर दिया तो कितना परसेंट दिया जाएगा? 98%. और अरे हाँ ना, अभी बताया था ना. चलिए देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक का रूल क्या है. ड्रॉबैक इज एडमिसिबल इन केस द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक विल बी, इन दिस केस कितना है भाई? 80,000 का गुड्स है. एक्सपोर्ट गुड कितना किया? 0.8%. बोला ना द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सच एक्सपोर्ट गुड्स इज 0.8%. तो 80,000 का 0.8% कितना है? 640. अरे यस. सेकेंड, ड्रॉबैक इज inadmissible as per section 76 of custom act 1962. no drawback due thereon. मतलब अगर वो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है और उसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं? नहीं क्लेम कर सकते. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स द मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक thereon where the amount of drawback in respect of any good is less than 50,000 rupees. यहाँ पे बोला है मार्केट प्राइस दिया था, दिया ना 48,000. क्या दिया है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक देयर ऑन व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स इज लेस देन 50,000. मतलब अगर मार्केट प्राइस को ड्यूटी ड्रॉबैक से कंपेयर करेंगे और वो कम आ रहा है तो आपको क्लेम क्या करने मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. वापस सिंपल भाषा. Since the market price of the exported goods is 48,000 is less than the amount of drawback, that is 1,000 kg into 50,000 करो कितना आ रहा है? 50 पर kg है ना. कितना गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है? 1000. तो 1000 इंटू 50 करो कितना आएगा? 50,000. और मार्केट प्राइस कितना है? 48,000 है. सो देयर विल बी नो ड्रॉबैक इन केस ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 76. उसने क्लियरली बोला था इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स market price of which is less than the amount of drawback then thereon where the amount of drawback in respect of any good is less than 50,000 rupees. कितना है मार्केट प्राइस? 48,000. मैंने गुड्स कितने का इंपोर्ट किया? 1000 kg. कितने के हिसाब से? 50,000 के हिसाब से. तो ये मेरा कस्टम वैल्यू हुआ और ये मेरा मार्केट प्राइस हुआ. अगर मार्केट प्राइस कस्टम ड्यूटी से कम है या कस्टम ड्यूटी का वैल्यू कितना? 50,000 से कम है, इस केस के अंदर क्या होगा? आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर सकते. इल्ले नागार्जुन वापस. सिंस द मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज 48,000 इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक. ड्रॉबैक कितना है? 1000 इंटू 50, 50,000. 50,000 मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक है, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है? 48,000 है. तो क्या मार्केट प्राइस और उसमें मैं जब कंपेयर करूं तो मेरा मार्केट प्राइस कम चल रहा है ना. मैंने गुड्स इंपोर्ट किया बाहर से, आज मार्केट में उसका कीमत कितना है? 48, और मैं गवर्नमेंट को कितना को 50,000. तो क्या गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देगा क्या? समझा आपको? तो ये भाषा वही है, नो ड्रॉबैक इन दिस केस. समझा भी? पक्का? चलिए बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ. CBZ Limited has exported the following goods to Germany. Write brief note with a reason whether an duty drawback is admissible under section 75 Custom Act 1962 in each of the following cases. आप देख सकते हो ABCD. FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, ड्यूटी ड्रॉबैक रेट दिया गया है. अभी खाली वही पूछा गया जो अभी मेरे को बताया गया था. मेरे को इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी इज 8 लाख रुपीज. Product D is manufactured out of duty free import. Working note should be forming a part of your answer. ये पूरा आपका क्वेश्चन है. बोला है जो B है ना, B इंपोर्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ B कितना है? 8 लाख रुपए का उसने गुड्स इंपोर्ट किया है. प्रोडक्ट D जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट. मतलब वो इसने ऐसा गुड्स इंपोर्ट किया जिसके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं किया गया है. इट इज 0% ड्यूटी. जब 0% ड्यूटी तो क्या वो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकता है क्या? बस ये पूछा गया है. चलिए देखते हैं. प्रोडक्ट ए ड्यूटी ड्रॉबैक इज एडमिसिबल. कितने का गुड्स है? 4,30,000. मार्केट प्राइस कितना है? 3.5 लाख रुपए. Assuming that all the conditions are satisfied, but the amount of drawback will be restricted to 1/3 of the market price. Therefore, the amount of drawback will be lower to this to 30% of FOB value
आ गया भाई 30% तो एफओ वैल्यू मतलब 4,30,000 का 30% दैट इज 1,29,000 और 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस मतलब 3.5 लाख का 1/3% कितना है 16। इन दोनों में जो सबसे कम होगा वो मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया जाएगा सो दैट द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक शैल बी लिमिटेड टू 1,16,000 मतलब ये 1,16,667। सर ये क्या बोले समझा ही नहीं कुछ भी, वापस सुनो। इस बंदे का गुड्स का एफओबी वैल्यू कितना है 4,30,000, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, अगर ये 50,000 के अंदर होता तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर सकते थे, अभी मैंने बताया, बट ये 50,000 के ऊपर चल रहा है ना, तो जब 50,000 के ऊपर इसका मार्केट प्राइस है, दोनों को कंपेयर किया, एफओबी प्राइस कितना था 4,30,000, मार्केट प्राइस कितना था 3.5 लाख। जब ऐसा केस में आया तो आपको जो भी मार्केट प्राइस है उसका 1/3 वैल्यू या तो फिर जितना आपने ड्यूटी पे किया वो दोनों को कंपेयर करने का और विच एवर इज लोअर विल बी अ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट। समझ में आया क्या? तो ए के लिए 4,30,000 का कितना परसेंट है 30%, तो हमने कितना पे किया ड्यूटी 1,29,000 और 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस 3.5 लाख का 1/3 वैल्यू कितना है 1,16,000 विच एवर इज लेस, तो द अमाउंट ऑफ द ड्रॉबैक कितना क्लेम कर सकता हूं मैं 1,16,000। पहले वाले का समझ में आ गया। दूसरे वाले के पास जाते हैं, इसका एफओबी वैल्यू कितना है 6 लाख रुपए, मार्केट प्राइस कितना है 7 लाख रुपए, एफओबी कितना है 3.5%। सेकेंड पार्ट में the product B drawback is not admissible because the value of exported goods is not more than the value of imported material in the case। अब देखो हमने कितने गुड्स इंपोर्ट किया था 8 लाख का, एक्सपोर्ट कितना कर रहे, मतलब आपने इंपोर्ट किया 6 लाख, इंपोर्ट किया 8 लाख और सिर्फ दे रहे हो 6 लाख का ही, तो 2 लाख किधर है, आपने यूज किया ना। ऐसे केस में द प्रोडक्ट बी ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट एडमिसिबल। समझा पॉइंट? तीसरे पे जाता हूं, मतलब उन लोगों ने ये जस्ट वही नोट लिख के दिया है। आगे थर्ड प्रोडक्ट सी ड्रॉबैक इज एडमिसिबल। प्रोडक्ट सी में तो कुछ चेंजेस था ही नहीं, 1,20,000 और 60,000, तो प्रोडक्ट सी ड्रॉबैक इज एडमिसिबल अज्यूमिंग दैट ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ड्रॉबैक अमाउंट विल बी 75 मतलब 1/3 वैल्यू होता है। 1,20,000 का कितना है 2,100। देखो 1,20,000 का 1.75% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 21,000 रुपए। और अगर आप 60,000 का 1/3 वैल्यू निकालो 2,000 20,000 विच एवर इज लोअर 2,100। अरे बात समझ में आ गया? हाँ जी। आगे प्रोडक्ट डी, इधर कुछ दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूटी, ड्रॉबैक इज नॉट एज्यूम्ड बिकॉज द प्रोडक्ट डी इज मैन्युफैक्चर आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट। जब तूने टैक्स भरा ही नहीं है तो किस बात का क्लेम करने का। समझ में आ गया आपको? पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? चलिए मतलब ये ड्रॉबैक का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया सब, ठीक है क्या? पक्का? तो यहाँ पे आपके 3 लेसन्स कवर होते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ड्यूटी, उसके बाद वैल्यूएशन, उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ में आया? और एक लेसन है जिस बहुत बड़ा कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट हो गया तो आपका कस्टम ड्यूटी का पार्ट क्लियर होता है। बचता है फर्स्ट पार्ट आईजीएसटी का। आईजीएसटी जो सेमेस्टर 6 में आपने किया था सेम होगा सेमेस्टर 5 के अंदर। आईटीसी का क्लेम, आईटीसी में आउटपुट माइनस इनपुट जो मैंने सिखाया था वो सेम टू सेम करने का, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।